नमस्कार दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के 10वें दिन आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव की शक्ति के बारे में समझेंगे और इसी तरह नकारात्मक ऊर्जा की भी शक्ति का अवलोकन करेंगे और यह जानेंगे कि यह दोनों शक्ति हमारे पहले आदत पर क्या प्रभाव डालती हैं। क्योंकि दोस्तों, हम पहले आदत के दूसरे भाग में हैं, यानी पहले आदत प्रोएक्टिव बने के दूसरे भाग में हम यह प्रोएक्टिव कैसे बनना है यह सीख रहे हैं। दोस्तों, हम इसे अपने अंदर कैसे पैदा करेंगे, इसको लेखक ने बहुत ही प्रभावकारी ढंग से समझाया है। आइए हम इसमें समझते हैं और जल्दी ही इसके यह अध्याय पूरा होती ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अब तक जितने पढ़े हैं उसका एक विस्तार पूर्वक आपको कम से कम समय में पूरा खुलासा समझाऊँगा। चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का। प्रोएक्टिव फोकस। सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव के वृत्त को बड़ा बना देती है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों को प्रभाव के वृत्त पर केंद्रित करते हैं। वे उन चीजों पर काम करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा की प्रकृति सकारात्मक, व्यापक बनाने वाली, विस्तार करने वाली होती है। परिणाम स्वरूप उनके प्रभाव का वृत्त बड़ा हो जाता है। दूसरी ओर रिएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों को चिंता के वृत्त पर केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों, अपने परिवेश की समस्याओं तथा उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि उनका नजरिया दूसरों को दोष देने या आरोप लगाने का होता है। उनकी भाषा कृत्रिम होती है और वे सताए जाने की शिकायत करते हैं। इस फोकस की वजह से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा इस वजह से वे उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। इन दोनों वजहों से उनके प्रभाव का वृत्त छोटा हो जाता है। जब तक हम अपने चिंता के वृत्त में काम कर रहे हैं तब तक हम इसके भीतर की चीजों को खुद को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहे हैं। हम सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रोएक्टिव पहल नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने आपको अपने पुत्र की कहानी बताई थी जिसे स्कूल में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसकी स्पष्ट कमजोरियों तथा उसके प्रति दूसरों के व्यवहार को लेकर मैं और सेंड्रा बहुत चिंतित थे, परंतु ये चीजें हमारे चिंता के वृत्त में थीं। जब तक अब हमने अपने प्रयासों को इन चीजों पर केंद्रित किया तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। इससे सिर्फ हमारी अक्षमता तथा लाचारी की भावनाएं बढ़ी और हमारा पुत्र हम पर अधिक निर्भर होता गया। जब हमने अपने प्रभाव के वृत्त पर काम किया, जब हमने अपने पैराडाइम पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तब कहीं जाकर वह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने हमें बदल दिया और अंततः हमारे पुत्र को भी प्रभावित किया। परिस्थितियों के बारे में चिंता करने के बजाय खुद पर काम करके हम परिस्थितियों को प्रभावित करने में सफल हुए। पद, दौलत, भूमिका या संबंधों के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति के प्रभाव का वृत्त उसकी चिंता के वृत्त से ज्यादा बड़ा होता है। यह स्थिति स्वयं थोपे गए भावनात्मक निकट दृष्टि दोष, इमोशनल मायोपिया का सूचक है, जो चिंता के वृत्त में केंद्रित एक और रिएक्टिव स्वार्थी जीवन शैली है। हालांकि यह हो सकता है कि प्रोएक्टिव व्यक्तियों को अपने प्रभाव के प्रयोग को प्राथमिकता के क्रम में सुनियोजित करना पड़े, परंतु उनकी चिंता का वृत्त कम से कम उनके प्रभाव के वृत्त जितना बड़ा होता है और वे प्रभावकारी ढंग से अपने प्रभाव का प्रयोग करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण और शून्य नियंत्रण। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे इन 3 चीजों में से किसी एक में आती हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्याएं जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्याएं जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। या शून्य नियंत्रण वे समस्याएं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे अतीत या स्थिति विशेष की वास्तविकता। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण इन तीनों प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहला कदम हमारे वर्तमान प्रभाव के वृत्त में रखता है।
प्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारी आदतों पर काम करने से सुलझती हैं। ये स्पष्ट रूप से हमारे प्रभाव के वृत्त में होती हैं। ये पहली, दूसरी और तीसरी आदतों की व्यक्तिगत विजय होती है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारे प्रभाव की विधियों को बदलकर सुलझाई जाती हैं। ये चौथी, पांचवी और छठी आदतों की सार्वजनिक विजय होती है। मैंने मानवीय प्रभाव की 30 अलग अलग विधियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाना है। ये विधियां एक दूसरे से उतनी ही भिन्न हैं जितनी कि पुरानुभूति, एम्पैथी संघर्ष से, या उदाहरण प्रस्तुत करना किसी को समझाने से। अधिकांश लोगों के पास इनमें से सिर्फ 3-4 विधियां ही होती हैं जो सामान्यतः तर्क से शुरू होती हैं, और अगर ये विधियां काम नहीं करती तो वे युद्ध करने या पलायन करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विचार बहुत राहत देता है कि मैं मानवीय प्रभाव की नई विधियां सीख सकता हूं, बजाय इसके कि मैं पुरानी अप्रभावकारी विधियों का लगातार प्रयोग करके किसी दूसरे को सुधारने की कोशिश करता रहूं। शून्य नियंत्रण की समस्याओं के बारे में यह शामिल होता है कि हम अपने चेहरे के निचले हिस्से की लकीर के बारे में जिम्मेदारी लें। इसका अर्थ यह है कि भले ही हम इन समस्याओं को पसंद ना करते हों, परंतु इसके बावजूद हम मुस्कुराते हैं, इन समस्याओं को शांति से स्वीकार करते हैं और इनके साथ जीना सीखते हैं। इस तरह हम इन समस्याओं को स्वयं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं देते हैं। हम उस भावना के अनुरूप कार्य करते हैं जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की प्रार्थना में झलकती है। ऐ ईश्वर, जिन चीज़ों को बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, मुझे उन्हें बदलने का साहस दो। जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति दो और दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दो। चाहे समस्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या शून्य नियंत्रण की हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। यह हमारे प्रभाव के वृत्त में होता है कि हम अपनी आदतों को बदल लें, अपने प्रभाव की विधियों को बदल लें और उस तरीके को भी बदल लें जिससे हम शून्य नियंत्रण की समस्याओं को देखते हैं। प्रभाव के वृत्त का विस्तार करना। यह एहसास प्रेरणादायी है कि किसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करके हम उस परिस्थिति पर प्रबल प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम किसी रासायनिक सूत्र के एक हिस्से को बदलते हैं तो हम परिणामों की प्रकृति को बदल देते हैं। मैंने कई वर्षों तक एक संगठन के साथ काम किया है जिसका नेतृत्व एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति कर रहे थे। उनमें प्रवृत्तियों को पहले से ही भांपने की क्षमता थी। वे रचनात्मक, प्रतिभावान, सक्षम तथा बुद्धिमान थे और यह बात सब जानते थे, परंतु उनकी मैनेजमेंट शैली तानाशाह जैसी थी। वे अपने कर्मचारियों से इस तरह व्यवहार करते थे जैसे वे गोफर्स अयोग्य हों और उनमें निर्णय लेने की बुद्धि न हो। वे संगठन के कर्मचारियों से इस तरह से बोलते थे, यह करो, वह करो, अब यह करो, अब वह करो, निर्णय मैं लूँगा। पर इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने लगभग पूरी एग्जीक्यूटिव टीम को अपना विरोधी बना लिया। उनके कर्मचारी गलियारे में इकट्ठे होकर एक दूसरे से उनके बारे में शिकायत करते थे। उनकी चर्चा बहुत स्पष्ट और भावपूर्ण होती थी, जैसे वे इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हों, परंतु वे लगातार शिकायतें ही करते रहे और प्रेसिडेंट की कमजोरियों के नाम पर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करते रहे। एक व्यक्ति ने कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस बार क्या हुआ है। पिछले दिनों वे मेरे डिपार्टमेंट में आए। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु उन्होंने आने के बाद बिल्कुल ही अलग संकेत दिए। कई महीनों से मैंने जिन कामों पर मेहनत की थी उन पर उन्होंने पल भर में गोली मार दी। इस तरह मैं नहीं जानता मैं भविष्य में उनके साथ कैसे काम कर पाऊंगा। उनके रिटायर होने में अभी कितना समय बचा है। दूसरा व्यक्ति बोला, वे अभी 59 साल के हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले 6 साल तक यहाँ काम कर सकते हो? मुझे नहीं मालूम। वैसे वे इस तरह के इंसान हैं जिन्हें शायद रिटायर ही नहीं किया जाएगा। परंतु उनमें से एक एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव था। वह भावनाओं के बजाय जीवन मूल्यों में संचालित होता था। उसने पहल की, उसने अनुमान लगाया, खुद को प्रेसिडेंट की जगह पर रखकर देखा और स्थिति का अध्ययन किया। वह प्रेसिडेंट की कमजोरियों से अपरिचित नहीं था,
परंतु आलोचना करने के बजाय उसने उनकी भरपाई करने की कोशिश की। जहां प्रेसिडेंट की शैली कमज़ोर थी, वहां वह अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करता था और उन कमज़ोरियों को महत्वहीन बना देता था, और वह प्रेसिडेंट की शक्तियों, उनकी भविष्य दृष्टि, प्रतिभा, रचनात्मकता के अनुरूप काम करता था। इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव के वृत्त पर ध्यान केंद्रित किया। उसके साथ भी गोफर यानी अयोग्य कर्मचारी की ही तरह व्यवहार किया जाता था, परंतु जिससे जितनी आशा की जाती थी वह उससे अधिक काम करता था। उसने यह भांपा कि प्रेसिडेंट की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं क्या हैं। उसने खुद को प्रेसिडेंट की जगह पर रखकर उनकी मूल चिंता को समझा। इसलिए जब वह उनके सामने कोई जानकारी प्रस्तुत करता था तो वह आंकड़ों का विश्लेषण कर देता था और उसके आधार पर अपनी अनुशंसा भी लिख देता था। जब मैं परामर्शदाता की हैसियत से एक दिन उस प्रेसिडेंट के साथ बैठा था तो वे मुझसे बोले, स्टीफन, इस आदमी ने अविश्वसनीय कार्य किया है। इसने न सिर्फ मुझे मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी दी है, बल्कि इसने अतिरिक्त जानकारी भी दी है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत थी। इसने मेरी गहनतम चिंताओं के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण किया है और अपनी अनुशंसा भी लिखी है। अनुशंसा विश्लेषण के अनुरूप है और विश्लेषण आंकड़ों के। वह बहुत ही असाधारण एग्जीक्यूटिव है। कितनी राहत की बात है कि बिजनेस के इस हिस्से के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली मीटिंग में फिर वही दोहराया गया। बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने से कहा गया, यह करो वह करो, जबकि उस एग्जीक्यूटिव से पूछा गया आपकी क्या राय है। उसके प्रभाव का वृत्त बढ़ गया था। इससे संगठन में काफ़ी हलचल हुई। एग्जीक्यूटिव गलियारे में रिएक्टिव व्यक्तियों ने इस प्रोएक्टिव व्यक्ति पर प्रतिशोध की गोलाबारी शुरू कर दी। खुद को जिम्मेदारी से मुक्त रखना रिएक्टिव व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यह कहना बहुत सुरक्षित है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे यह भी कहना पड़ सकता है मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि मेरे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है, और अपनी प्रतिक्रिया चुनने के कारण ही मैंने अपने परिवेश को नकारात्मक व कपटपूर्ण बनाया है। खासकर तब जब मैं वर्षों से किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों के नाम पर खुद को परिणामों की जिम्मेदारी से बचाता आया हूँ। इसलिए इन एग्जीक्यूटिव्स ने इस बारे में तर्क और बारूद इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया कि वे जिम्मेदार क्यों नहीं थे, परंतु वह एग्जीक्यूटिव उनके प्रति भी प्रोएक्टिव था। धीरे धीरे उसके प्रभाव का वृत्त उन लोगों तक भी पहुंचा। यह इस हद तक बढ़ गया कि अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि उस संगठन का कोई भी व्यक्ति उस एग्जीक्यूटिव से पूछे बिना या उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था, जिसमें प्रेसिडेंट भी थे। परंतु प्रेसिडेंट को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति की शक्ति उनकी शक्ति के साथ जुड़ गई थी और उनकी कमजोरियों की भरपाई करने में लगी थी। इसलिए उनके पास अब दो लोगों की शक्ति थी, एक पूरक टीम थी। इस व्यक्ति की सफलता उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। कई अन्य व्यक्ति भी उसी स्थिति में थे। उन परिस्थितियों के प्रति उसकी चुनी हुई प्रतिक्रिया से फर्क पड़ा था। अपने प्रभाव के वृत्त पर उसके फोकस से फर्क पड़ा था। कुछ लोग यह सोचते हैं कि प्रोएक्टिव का अर्थ आपत्तिजनक, आक्रामक या असंवेदनशील होता है, परंतु ऐसा कतई नहीं है। प्रोएक्टिव व्यक्ति आक्रामक नहीं होते, वे बुद्धिमान होते हैं और जीवन मूल्यों द्वारा संचालित होते हैं। वे वास्तविकता का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। गांधी जी को देखिए, उन पर आरोप लगाने वाले विधान सभाओं में बैठकर उनकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वह उनकी चिंता के वृत्त में शामिल नहीं हो रहे थे। वे इसलिए आलोचना कर रहे थे क्योंकि गांधी जी भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना के शब्दाडंबर में शामिल नहीं हो रहे थे। उस समय गांधी जी धान के खेतों में घूम रहे थे। वे धीरे धीरे शांति से लगभग गुमनामी में रहते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के बीच अपने प्रभाव के वृत्त का विस्तार कर रहे थे। यही वजह थी कि पूरे देश में उनके प्रति समर्थन और विश्वास की एक जमीनी लहर फैल गई। हालांकि उनके पास कोई पद या राजनीतिक कुर्सी नहीं थी, परंतु करुणा, साहस, उपवास और नैतिक आग्रह के द्वारा उन्होंने अंततः इंग्लैंड को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपने प्रभाव के वृत्त का विस्तार करके उसकी शक्ति में 30 करोड़ लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद,